ओम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। सभी को शुभ संध्या। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की क्लास आरंभ करते हैं। और आज का टॉपिक क्या होगा जी? बात का, चूँकि हम लोग 5 भेद हमने पढ़ लिया है, तो अभी 2 दिन से अभी क्लास नहीं हो पा रहा था। सैटरडे संडे वैसे भी ऑफ रहता है। वैसे तो मैं चाह रहा था कि जल्द से जल्द ही अपना ये पूरा 1 मंथ का सिलेबस है ना समाप्त करें। वैसे आप लोगों को जो है 2 दिन जो है पढ़ने का मौका भी मिल गया, जिनका छूट गया था कुछ, है ना, वो रिवीजन करें जल्द से जल्द और लाइव क्लास में जुड़ें, है ना। और भी अभी जो है आज तो ये चैप्टर जो है, ये टॉपिक पूरा समाप्त हो जाएगा। फिर मैं आप सभी को 2-4 दिन और टाइम दूंगा। ये पिछले जितने भी वीडियो हैं जल्द से जल्द सुने, है ना, जो लेट क्लास ज्वाइन किए हैं और नए क्लास में, ताकि लाइव क्लास में जुड़ सकें। तो ये 5 प्रकार के वायु, है ना, मुख्य रूप से हमें क्या पढ़ना है जी? 5 प्रकार के जो वायु है, वायु के बारे में हमने पढ़ना है। और आपको ये समझना है कि ये 5 प्रकार के वायु जो है ये पंच महाभूत से बना है। लेकिन चूँकि इसका नाम वायु है तो वायु सबसे अधिक है, वायु सबसे अधिक रहेगा। जैसे प्राण वायु में वायु सबसे अधिक है, लेकिन इसके बाद में अगर दूसरा कोई महाभूत है तो जल महाभूत अधिक है। तो प्राण वायु में वायु का और जल का कम्बिनेशन अधिक है। ज़्यादा चांस रहेगा कि या तो वायु बढ़ जाएगा या तो जल बढ़ जाएगा, लेकिन तीसरी भी कोई चीज़ बढ़ सकती है। 5 में से कुछ भी बढ़ सकता है। उदाहरण वायु में वायु और अग्नि है, तो वायु भी बढ़ सकता है, ज़्यादा चांस है, हाई चांस है वायु बढ़ जाएगा, है ना, और अग्नि बढ़ जाएगा। देखते होंगे कईयों का जो है बाल रूखे सूखे हो जाते हैं, चेहरे रूखे सूखे होता है, वो क्या है? उदाहरण वायु का, वायु बढ़ा हुआ है। और वायु तब बढ़ता है, सीधा वायु भी बढ़ सकता है, या फिर अग्नि बढ़ के वायु बढ़ा है। बहुत सारे लोगों के बाल क्या हो रहे हैं? पक रहे हैं, तो अग्नि महाभूत बढ़ा है। उदाहरण वायु का क्या हुआ? अग्नि महाभूत बढ़ा हुआ है। तो ये आपको समझ में आ रहा है। तो इसी प्रकार से वायु अग्नि का कम्बिनेशन है। ज्ञान वायु का वायु और आकाश का कम्बिनेशन विशेष रूप से, वैसे तो पंच महाभूत है, वो तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हमने 5 प्रकार के वायु के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। और अंत में हम ये पढ़ रहे थे कि ये बात जो है कब संचय होता है, कब प्रकोप होता है और कब समन होता है। तो संचय हमने देख लिया, डेली बेसिस पे भी हमने देख लिया, है ना। जैसे हम बात की बात करें, है ना, ये बात है, बाता, इसकी बात हम करते हैं। अगर इसके बारे में हम बताएं तो इसका जो है, ये जो भी घड़ी में दिख रहा है ये प्रकोप काल है। और प्रकोप होने से पहले क्या होनी चाहिए? समन होनी, प्रकोप होने से पहले संचय होना जरूरी है किसी भी चीज़ का। तो पहले संचय होगा, यानी कि इससे पहले संचय होगा। जैसे बात का संचय कब हो रहा है? तो 10 से 2 के बीच में हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसका भी उत्तर है आपके पास। क्योंकि वातावरण में रुक्षता रहती है और उष्णता रहती है। अब बात के संचय का कंडीशन क्या है जी? कंडीशन क्या होगा? तो यहाँ पे मैंने बता दिया है, उष्ण वीर्य से युक्त रुक्ष। तो डेली बेसिस पे देखें तो आपका जो है उष्ण वीर्य से युक्त कब होता है? तो दोपहर को होता है। सीजन के अनुसार देखें तो ये ग्रीष्म ऋतु मई जून के महीना में होता है। और यदि आप जो है व्यय अवस्था के अनुसार देखें तो यह अवस्था होता है जी, ज़्यादातर तो क्या है कि संचय की बात हो रहा है ना, तो संचय तो हो जाता है व्यय अवस्था में, जवानी में ही होता है संचय। लेकिन संचय हुआ है तो प्रकोप भी हो सकता है जल्द ही, है ना। इसलिए बात का संचय ना हो, है ना, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। तो बात के संचय, प्रकोप, समन मैंने आपको अच्छे समझाया है कि किस कंडीशन में संचय होता है, कब प्रकोप होता है, समन होता है। इसी प्रकार से मैंने आपको पित्त का भी बता दिया है। अब पित्त का देखिए, प्रकोप का समय है 10 से 2 के बीच में, पित्त काल भी ये कहलाता है। तो इसका संचय कब हो रहा है? तो संचय पहले ही हो जाएगा,
है ना। तो अभी पित्त के बारे में बताया नहीं कि क्यों हो रहा है, 6 से 10 के बीच में पित्त का संचय क्यों हो रहा है, ये तो आपको पढ़ाया ही नहीं, क्योंकि पित्त का भी टॉपिक हमने निकाला ही नहीं है। तो ये भी आपको समझ में, इसका उत्तर भी मिल जाएगा कि 6 से 10 के बीच में संचय क्यों हो रहा है। ये तो क्या है कि गर्मी से पित्त बढ़ता है, लेकिन संचय जो होता है ना, गर्मी से नहीं होता पित्त का संचय, है ना, केवल गर्मी से नहीं होता है, वो हम आपको बताएंगे। तो संचय है, प्रकोप है और समन, ये 3 चीज़ें हैं, और बात पित्त कफ, ये 3 चीज़ें हैं। तो हमने आपको पढ़ा दिया है, और भी अभी तो केवल बात का ही टॉपिक क्लियर किया है, आगे कफ का करेंगे, है ना, अगले क्लास में, और फिर पित्त का होगा। तो बात के बारे में क्या है, बात के बारे में ये हमने पढ़ दिया। अब जो वृद्धि के लक्षण जब हमारे शरीर में, जैसे हमने आपको बात के 80 रोग भी बता दिया है जी, है ना, कि ये नाखून का टूटना, है ना, होंठ का फटना, पैर का फटना, है ना, लकवा का होना, ये सारे 80 बात रोगों हमने आपको बता दिए हैं। तो इसका लक्षण क्या है, बात वृद्धि के लक्षण क्या हो सकते हैं। तो बात वृद्धि के लक्षण ये 80 रोग हो सकते हैं। 80 रोग में से कोई ये रोग है ना, ये आप देख लीजिए। नहीं तो जो गुण है वो गुण आप देख लीजिए, कौन सा गुण, मतलब गुण ही बढ़ेगा ना। बात बढ़ा मतलब क्या है, बात का रुक्ष गुण बढ़ेगा, या तो बात के लघु गुण बढ़ेगा। तो या फिर ये 80 रोग में से आपको कुछ दिखेंगे, जैसे रस का ज्ञान ना होना, घ्राण नाश हो जाना, कर्ण शूल होना, है ना, ये सारे तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, है ना। ये बात के 80 रोग इसीलिए तो मैंने बताया, या तो ये सारी बीमारियां होगी, या तो बात के लघु गुण बढ़ा होगा, बात का रुक्ष गुण बढ़ा होगा, और एक ही गुण जो है बढ़ना फिर कई बीमारियों को जन्म देना, आपको पता ही है जी, है ना। तो बात के 80 रोग होंगे, बात वृद्धि के लक्षण। और इतना ही नहीं है, बात वृद्धि का ही केवल लक्षण नहीं होता है, बात क्षय का भी लक्षण होते हैं, यानी कि वायु के बढ़ने से भी रोग होते हैं, वायु के कम हो जाने से भी रोग होते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ बात वृद्धि के लक्षण के बारे में। सुश्रुत ऋषि ने कहा है कि इनमें से वायु की वृद्धि होने पर बोलने में कर्कशता और शरीर की कृशता, नहीं वायु बढ़ेगा तो क्या होगा, कृशता और कालापन, अंगों में फड़कन, है ना, अंगों में फड़कन, ये वायु वृद्धि के लक्षण है। उष्ण आहार और विहार की इच्छा, यानी कि जब बात बढ़ेगा, बात वृद्धि होगी, है ना, बात का रुक्ष गुण बढ़ेगा, रुक्ष गुण, शीत गुण, लघु गुण बढ़ेगा तो क्या होगा जी, कृशता होगी, ये तो बात समझ में आ रहा होगा। और फड़कन होगा, बात का चल गुण बढ़ेगा तो फड़कन होगा, बात का चल गुण घटा नहीं, बात का गुण बढ़ा है। तो यहाँ पे बात वृद्धि के लक्षण मतलब बात के गुण बढ़े हैं तो कृष्ण गुण बढ़ेगा। मान लीजिए रुक्ष गुण बढ़ेगा तो कृशता हो गई, कर्कशता हो गई, है ना। बात का जो है चल गुण बढ़ेगा तो फड़कन हो गया, बात का शीत गुण बढ़ गया तो शीत गुण बढ़ेगा तो क्या इच्छा होगी, उष्ण आहार विहार की इच्छा होगी, लगेगा कि ना गर्म खाना पीना करें, निंद्रा नाश होगा, बल की अल्पता रहेगी, है ना। और इस प्रकार से क्या है कि मल में गाढ़ापन, ये लक्षण होंगे, है ना, ऐसा बताया गया, ठीक है, गाढ़ापन। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं जो स्टूल है वो हार्ड स्टूल होंगे, आप समझ रहे होंगे, है ना। अब इसी प्रकार से पित्त का भी है, आगे मैं पित्त का कहूँगा, अभी तो फिलहाल आप ये समझिए बात वृद्धि के लक्षण। ये तो सुश्रुत ऋषि ने कहा। भागवत ऋषि ने क्या बताया है, तो इसके बारे में लिखा गया है बात वृद्धि के लक्षण, यानी कि विविध कारणों से बढ़ा हुआ वायु। तो इसके कारण कई हो सकते हैं, वो हमने आपको बता ही दिए, 12 कारण बता दिए हैं, अति व्यायाम बता दिए हैं, अति मैथुन बता दिए हैं, चिंता, तनाव, भय, शोक, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारे बात वृद्धि के लक्षण हैं। वायु बढ़ जाते हैं इससे, अधिक चलने से, अधिक बोलने से, तो ये सारे क्या अति करने से क्या होते हैं, बात वृद्धि करते हैं। इसलिए लिखा है विविध कारणों से बढ़ा हुआ वायु, कारण तो कुछ भी हो सकते हैं, क्या है बढ़ा हुआ वायु। बात दोष क्या करते हैं, तो कृशता, बात दोष मतलब वायु बढ़ गया है, बात का रुक्ष गुण बढ़ गया तो कृशता उत्पन्न करेगा। नख, नेत्र आदि में कालापन, है ना, और उष्ण आहार विहार की इच्छा, भाई गर्म आहार विहार की इच्छा होगी। और कपकपी का होना, कपकपी होगा जब बात का शीत गुण बढ़ेगा। अनाह, गैस, वायु वगैरह ऐसा कुछ। और मल के, पुरीस मतलब मल के, स्टूल के, मैंने कॉन्स्टिपेशन आप समझ सकते हैं यहाँ पे, स्वाभाविक गति में रुकावट, पेट साफ ना होना, बल नाश होना, निद्रा नाश होना, इंद्रियों की शक्ति का ह्रास हो जाना, यानी कि इंद्रियों की शक्ति का क्षय हो जाना, ह्रास हो जाना, है ना, काम करने में मन नहीं लगना। और अंट संट बकना, मतलब इसको प्रलाप कहा गया है, आपसे कोई बोल नहीं रहा है फिर भी आप बोलते जा रहे हैं, तो ये वायु वृद्धि के लक्षण है। चक्कर का आना, वायु बढ़ेगा तो चक्कर आएगा। दीनता, यानी कि आप ना दीनहीन, मतलब क्या है कि आप लगेंगे, मतलब क्या है कि
आपको लगे दीनता मतलब होता है कि ऐसा लगता है जैसे आपको जो है आप बहुत गरीब हैं, चाहे आप कितना भी अमीर हो। बहुत सारे ऐसे रोगी आ जाते हैं ना जो बहुत अच्छे फैमिली से, मतलब क्या अच्छा है ना, है इनका घर द्वार, फिर भी ऐसे रोगी बात वृद्धि के लक्षण वो होता है, लगे बेचारे इसके ऊपर दया करें, है ना, इनको लगेगा कि इनको मैं जल्दी से जल्दी ठीक कर दूं, या इनको लगेगा कि नहीं भाई 2 पैसे छोड़ दूं इनकी दवाइयों में, ऐसा लगेगा। तो ये दीनता आपको दिखेगा उसमें, है ना। तो ये बात वृद्धि के लक्षण है ना। दीनता मतलब है इसकी दया करें हर तरीके से, तो ऐसा रोगी को लगेगा, ऐसा रोगी देखकर लगेगा आपको। तो ये बात वृद्धि के लक्षण समझिएगा। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे हिंदी में था, संस्कृत में था, यहाँ पे हिंदी में, और इसका इंग्लिश भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। यही सब है, मोह है, दीनता है, फियर, ग्रीफ, प्रलाप आदि का सब का जो है इसी प्रकार से सभी धातुओं का क्षय होगा, बॉडी ऑर्गन कमज़ोर होंगे। तो ये सिंपल में आप समझना है कि बात वृद्धि के लक्षण, यानी कि रोग तो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, बाकी ये सब लक्षण दिखे तो आप समझिएगा कि वायु बढ़ा है ना। तो बात क्षय के लक्षण, ये बात क्षय कब हो जाएंगे, तो वायु क्षय हो जाते हैं। हमने आपको बताया है कि कई बार ना अपान वायु ही देख लीजिए, तो अपान वायु में वायु और पृथ्वी है, लेकिन कई बार अपान वायु का वायु कम हो जाता है, पृथ्वी बढ़ जाता है, और इस कारण से क्या है ना, पूरा जो है ये थाई इतने मोटे मोटे हो जाते हैं, पूरी मोटी है ना, जो भी है मोटा या मोटी हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, वायु कम हो गया है, वायु अग्नि कम होगा तो वायु कम होगा ही होगा, है ना, और जल बढ़ेगा तो पृथ्वी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो क्या है कि अब पढ़ लेते हैं बात क्षय के लक्षण। बात के क्षय होने का कारण क्या है ना, कम होने का कारण क्या है, इसके बारे में समझिए। तो देखिए इसमें बताया गया है, सुश्रुत फिर लिखें कि यदि बात आदि दोष छीन हो जाएं, कम हो जाएं, तो शरीर की चेष्टाएं मंद हो जाती है। शरीर की चेष्टाओं का मंद होना मतलब क्या है ना, कि अगर अपान वायु का वायु निकल गया ना, तो जानते हैं क्या होता है, आपको ताकत निकल गया, आप ऐसा समझ लीजिए। शरीर में से अगर वायु निकल गया तो समझिए कार्य करने का ताकत निकल गया, वो वेग खत्म हो गया ऐसे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर सुबह 6 बजे के बाद क्या होता है जी, कफ काल होता है, और 2 से 6 के बीच में सुबह क्या होता है जी, वायु काल होता है। तो उस समय अगर कोई व्यक्ति उठ जाता है, और तो उठने के बाद में प्रेशर बनता है, जिससे आप अच्छे से फ्रेश हो पाते हैं। लेकिन कोई 8 बजे उठेगा, 10 बजे उठेगा, चूँकि उस समय कफ काल चलेगा तो पेट साफ नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन ऑटोमेटिक होगा। तो इसका इलाज नहीं है, इसका जो है परमानेंट इलाज चूरन चटनी नहीं, इसका परमानेंट इलाज क्या है जी, 6 बजे से पहले उठने वाला इलाज है, ठीक है। तो ये है अपना गुण चिकित्सा, कि आप इस प्रकार से आप कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या है कि कोई आपको ये थेरेपी दे रहा है, कोई आपको ये थेरेपी रंग चिकित्सा दे रहा है, कोई जल चिकित्सा दे रहा है, कोई मिट्टी थेरेपी दे रहा है, कोई मिट्टी नाभि पे मिट्टी रख रहा है, तो वो भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। लेकिन सबसे अच्छा क्या है जी, कि चूँकि आपको तो ये ज्ञान होना चाहिए, क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि 6 बजे के बाद में कफ काल, और लोगों को पता ही नहीं है ना, केवल आपको दूसरे थेरेपियाँ देते जा रहे हैं, है ना। कोई नाभि सेट कर रहा है ना, वो क्या है कि कपड़े खींच रहे हैं, कोई रस्सी खींच रहा है, कोई दीपक जला रहा है, ऐसे बहुत सारे थेरेपियाँ हैं, है ना। तो क्योंकि मैं जगह जगह जाता हूँ तो बस लोग यही पूछते हैं, भाई जी ये कैसा थेरेपी है, ये कैसा चिकित्सा है ना। रेकी से कब्ज ठीक कर रहे हैं, रेकी से कब्ज ठीक कर रहे हैं, ऐसा उसको कहते हैं। अब पता नहीं रहेगा तो कह सकते हैं कि आप ऐसा करो, सोए रहो 8 बजे तक, 10 बजे तक सोए रहो, हम रेकी कर देंगे, आप हमें पैसा दे दो, हम बैठे बैठे रेकी कर देंगे आपके लिए, मैं कर दूंगा काम। तो ऐसे मंत्र चिकित्सा हो गया, ज्योतिष हो गया कि आपके ना सारी बीमारी ठीक कर देंगे, आप हमें पैसा बस दे दो। तो हो सकता है वो सारी चीज़ें, लेकिन हमें तो अपने शरीर को समझना है, भोजन को समझना है। हमारा आयुर्वेद में तो यही है कि हम आयुर्वेद को समझते हैं, शरीर को समझते हैं, भोजन को समझते हैं। तो बात क्षय के लक्षण ये है जी, कि इसमें क्या है, शरीर के चेष्टाओं का मंद हो जाना, हाथ ऊपर नहीं उठ पा रहा है तो क्या वो भी चेष्टा नहीं हो पा रहा, तो क्या वो वायु बढ़ गया या घट गया वायु। तो आप जो भी कर सकते हैं इसे, जैसे हमारे किसी का फ्रोजन शोल्डर हो गया, या किसी को पैरालिसिस हो गया, तो हाथ नहीं काम कर रहे हैं, तो क्या वो वायु बढ़ गया या घट गया, है ना। तो रोग के कंडीशन में अलग होगा, है ना, आपको हमेशा ध्यान रखना है, और ये कंडीशन अलग होगा, है ना। बात क्षय का लक्षण मतलब क्या है कि वायु बिल्कुल ख़त्म हो गया, है ना, वो इसका भी लक्षण मैं बता रहा हूँ, है ना। बोलने की शक्ति का अल्प हो जाना, जैसे कोई व्यक्ति बिल्कुल मृत शैया पे होता है, उससे निकलता नहीं आवाज़ जी, क्योंकि वायु नहीं तो कैसे आवाज़ निकलेगा। जैसे मान लीजिए कि आप कोई ऐसा
वाद्य यंत्र हारमोनियम देख रहे होंगे कि अगर उसका जो है क्या कहते हैं जो हारमोनियम का रहता है वो तो इलेक्ट्रिक से नहीं चलता है, वो तो बस इसका वो लगा रहता है, इसको धौकनी कहते हैं। अगर वो टूट जाए या फिर उसमें कोई छेद हो जाए धौकनी में, हवा बाहर निकल जाए तो देखते हैं आवाज़ नहीं निकलेगा जी हारमोनियम में से। तो इसी प्रकार से मानव में से आवाज़ नहीं निकलेगा अगर क्या है कि बात का क्षय हो जाए। तो इसी प्रकार से मन की प्रसन्नता का अभाव रहेगा, संज्ञा का अल्प अभाव रहे, अल्प होना। संज्ञा मतलब क्या है कि आपको महसूस नहीं होगा कई बार, है ना, कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। तो ये लक्षण है। बाकी अभी अष्टांग हृदय में देख लेते हैं, तो इसमें भी यही बताया गया है। बात दोष के क्षीण होने पे, मतलब वायु, बात का मतलब क्या है कि वायु कम हो जाने पे, है ना, क्या है कि यह सम अवस्था से क्षीण हो जाने पे, अधिक होना भी नहीं चाहिए लेकिन सम अवस्था तो होनी चाहिए, सम तो होनी चाहिए, लेकिन उससे भी क्षीण हो जाने पे क्या है कि कफ बढ़ जाएंगे। कफ दोष के बढ़ने से होने वाले रोग की उत्पत्ति हो जाएगी। मतलब वायु घट गया है तो कुछ तो बढ़ा होगा, क्या बढ़ा है, तो कफ बढ़ गया। तो इसमें देखिए क्या है कि ये आपको अभी मैं आपको कफ भी पढ़ाऊँगा तो फिर आपको समझ में आएगा, लेकिन इसमें भी यही सेम टू सेम बताया है कि शरीर या अवयवों में थोड़ी शिथिलता आ जाएगी, है ना, और बोलने और शारीरिक चेष्टाओं में कमी हो जाएगी, और ठीक से ठीक ना समझ पाना या फिर संज्ञा नाश ऐसा कम समझ सकते हैं, है ना, आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर वायु घटा है तो कफ निश्चित रूप से बढ़ा है तो कफ के यहाँ पे रोगों की उत्पत्ति हो जाएगी। और इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे अरुचि हो सकती है ना। और अग्नि, विषम अग्नि, देखिए हमने यहाँ पे अग्नि मंद नहीं लिखा है, विषम अग्नि लिखा है। या फिर अग्नि भी मंद हो सकता है, अगर बिल्कुल नाश हो गया तो अग्नि ही मंद हो जाएगी, बुझ ही जाएगी, अग्नि मंद क्या बुझ ही जाएगी। तो इस प्रकार से वायु की रक्षा अंत समय तक इसलिए करते रहना चाहिए क्योंकि अग्नि ना बुझे, क्योंकि वायु है तो अग्नि है, अग्नि प्रज्वलित है, और वायु का नाश तो इस प्रकार से अग्नि का नाश और सारी चीज़ का नाश। तो देखिए मैंने आपको बात के 5 भेद बता दिए, बात वृद्धि के लक्षण, बात क्षय के लक्षण। तो अब हम जानेंगे बात दोष की चिकित्सा क्या है ना, बात दोष की चिकित्सा क्या है, कैसे वायु को जो है बात को, मतलब बात यानी वायु को हम मुख्य रूप से इसको हम संतुलित रख सकते हैं। तो इसके बारे में जो है जहाँ जहाँ जो रेफरेंस है मैं अभी दे रहा हूँ, और केवल अभी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में बता रहा हूँ, बाकी ये कैसे करनी है वो तो A to Z प्रोसेस हम बाद में ही बता सकते हैं, है ना, आगे चिकित्सा वाले अध्याय में। यहाँ पे तो केवल समझना है, ठीक है जी। तो बात दोष की चिकित्सा यानी कि जिसका ना हम आपको ये मैं समझा रहा हूँ जिसमें वायु वृद्ध हो गया है विशेष रूप से, तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फिर कहेंगे क्षय आपने बताएं, बात वृद्धि का तो बता दिए, बात क्षय की चिकित्सा तो क्या है कि कफ में बता देंगे ना। जब हम कफ को ठीक करेंगे, जहाँ पे कफ बढ़ा रहेगा यानी कि बात घटा रहेगा, तो हम यहाँ पे कफ को ठीक करेंगे तो यहाँ पे ये तो यहाँ पे आपको क्लियर होगा जी, ठीक है। अगर जिनको बात क्षय समझ में नहीं आया तो आपको कफ पढ़ाएंगे फिर आपको समझ में आएगा। यहाँ पे केवल और केवल बात वृद्धि की चिकित्सा देख लेते हैं जी। तो बात का गुण क्या है, बात मतलब क्या है जी, बात का रुक्ष गुण, बात का लघु गुण, और उसमें भी बात दोष की चिकित्सा में यानी कि वायु वृद्धि में सबसे पहले क्या बढ़ा है, तो सबसे पहले जो है आपका रुक्ष गुण बढ़ा है। सबसे इम्पोर्टेंट तो रुक्षता है, बात का सबसे इम्पोर्टेंट गुण क्या है जी, रुक्षता है। तो हम रुक्षता को ठीक करेंगे ना, तो रुक्षता को ठीक करेंगे तो देखेंगे इसका लघुता भी ठीक हो गया, और लघुता ठीक हो गया है तो खरता भी ठीक हो गया है, और भी चीज़ें ठीक हो गई। तो हम बात दोष की चिकित्सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है भागवत ऋषि ने प्रस्तुत किया है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में, सूत्र स्थान में ही बता दिया है जी 13वें अध्याय, और पहला ही नंबर सूत्र दिया है कि कैसे बात ठीक होगा। तो देखिए पहला बताया है, चूँकि आप सभी जानते हैं जी बात दोष का गुण क्या है ना, पहला बीमारी क्या है तो रुक्षता, है ना। तो रुक्षता को खत्म करने के लिए भागवत ऋषि प्रयोग कर रहे हैं जी स्नेह प्रयोग। क्या कर रहे हैं भागवत, कहते हैं स्नेह प्रयोग करो, खाने पीने में घी, तेल, बसा, मज्जा, एनीथिंग, है ना। यहाँ पे नहीं कुछ ऐसा कहा गया कि घी ही होना चाहिए, वो अपना जैसा रोगी के लिए साथ में होगा, जो उपयोगी होगा वो हम देंगे। लेकिन यहाँ पे बताया गया है स्नेह प्रयोग, मतलब यहाँ पे 4 प्रकार का स्नेह होता है। घी भी हो सकता है, अब यहाँ पे विभिन्न प्रकार के घी हो सकता है, तेल हो सकता है, विभिन्न प्रकार के तेल हो सकता है, और बसा मज्जा। खैर मैं तो प्रयोग नहीं करता हूँ बसा मज्जा का, घी और तेल, विशेष रूप से घी का बहुत ज़्यादा प्रयोग करता हूँ, तो आपको भी प्रयोग करना है। तो घी प्रयोग कैसे करना है जी, तो यहाँ पे लिखा है स्नेह प्रयोग यानी कि घी पान, यहाँ पे पान, यहाँ पे खान नहीं लिखा जी,
बढ़िया बात किया कि लिख दिया इन्होंने घृत पान। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं ना, स्नेह पान, घृत पान, तैल पान, बसा मज्जा पान। यहाँ पे क्या करना है जी, पान करना है, पीना है। तो घी पीना है ना कि खाना है, इसका मतलब ये हुआ जी। एक सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। यहाँ पे लिखा है स्नेह पान, आपको क्या करना है जी, घी पीना है ना कि खाना है। तो कहेंगे क्या अंतर हुआ, घी पिए चाहे कहें क्या अंतर हुआ, बहुत अंतर है भागवत ऋषि के अनुसार। घी खाना और पीना में बहुत अंतर है, आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो क्या है कि स्नेह पान पहला उपाय हो गया, यानी कि घी पीना है। अब बात किनको पीना है, जिनका बात का रुक्ष गुण बढ़ गया है, तो या बात के कोई भी गुण बढ़ गया तो घी पीना है। लघु गुण बढ़ गया, खर गुण बढ़ गया, सूक्ष्म गुण बढ़ गया, चल गुण बढ़ गया, शीत गुण बढ़ गया, घी पीना है, ठीक है जी। कैसे पीना है, कब पीना है, कौन सा घी पीना है, ये सारे बातें बस आपको प्रयोग करना, बस आपको समझना है घी पीना है बात वाले को। लेकिन कौन सा गुण बढ़ा होना चाहिए जी, बात का रुक्ष गुण बढ़ा होना चाहिए, कोई भी गुण बढ़ा होना चाहिए। अगर बात प्रकृति है, जन्म प्रकृति, तो घी पिए, है ना। और जैसे लोग चाय कैसे पीना शुरू कर दिए हैं, चाय पीने से कौन सा रोग ठीक होगा जी, बात और पित्त और कफ, कौन सा रोग ठीक होंगे। हमें तो नहीं लगता है बात के या पित्त के कोई रोग ठीक होंगे जी, बल्कि बात और पित्त बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। और कफ बिगड़े ना बिगड़े, कफ ठीक हो चाहे ना हो, है ना, इनका हड्डी तो बिगड़ने वाला है जी चाय पीने वाले का, ठीक है जी। कुछ लोग कहेंगे ना कि आज जो है विश्व कॉफ़ी दिवस है जी, आज कौन सा दिवस है जी, 29 सितंबर है ना, विश्व कॉफ़ी दिवस मना रहा है। बताइए कौन कौन सा दिवस मनाएं। एक दिन अभी 10 दिन पहले शायद विश्व चाय दिवस मना रहे थे जी, मतलब मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति है। लेकिन आज जो है विश्व हार्ट डे है, इसके बारे में कोई जागरूकता नहीं फैलाएंगे कि भाई हार्ट के केस में कैसे क्या करना चाहिए, बस छाते दाबना शुरू कर देते हैं, है ना। केवल एक ही जो डॉक्टर ने, एलोपैथी डॉक्टर ने बता दिया है। चलिए कोई बात नहीं, मैं अभी जो है बताऊंगा आप सभी को। तो क्या है कि कॉफ़ी वगैरह चाय वगैरह नहीं पीना चाहिए। तो मैंने क्या किया है जी, लोग चाय पीते हैं ना, हमने घी पीना शुरू कर दिया सुबह उठते ही। इसी को कहते हैं घृत पान। आप ऐसा समझ लीजिए, सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि 1 चम्मच गाय का घी जो है डेली सुबह 7 बजे पीजिए, यानी कि सूर्योदय के 20 मिनट के बाद में गर्मा गर्म दूध 1 कप या आधा कप, गर्मा गर्म या तो पानी, उसमें क्या करिए 1 चम्मच गाय का घी डालिए और पी जाइए। वो बात रोग की चिकित्सा है जी, कोई भी बीमारी उठा के ले आइए, बात के रुक्ष गुण, बात के लघु गुण, ये इलाज है जी। अब करेंगे डिजीज वाइज करेंगे इसका उपाय, है ना, कि बात के इस रोग में कौन सा घी देना है, किस रोग में कौन सा घी देना है, लेकिन देना है घी ही। अगर 100% ठीक करना है, परमानेंटली ठीक करना है तो देना है यही। लेकिन आजकल क्या है, सिम्टम क्या है जी, उसी के अनुसार देना शुरू कर देते हैं। फिर वही 5 साल के बाद फिर समस्या, 2 साल के बाद या 5 महीने के बाद फिर वही समस्या, यानी कि गुण बैलेंस नहीं हुआ था। बैलेंस करना है अपने चिकित्सा में, क्या है जी, गुण चिकित्सा में बैलेंस करना है। जो बात का रुक्ष गुण बढ़ा है तो क्या उसको बैलेंस कर लिया क्या, जो कफ के गुरु गुण बढ़ा है उसको बैलेंस कर लिया क्या, तो नहीं किया तो केवल दवाई से नहीं होगा। तो बात के कोई भी रोग है ना, तो उसमें गाय का घी श्रेष्ठ है। बाकी कौन सा घी किस में चलेगा मैं बताता हूँ। तो पहला चिकित्सा भागवत ऋषि के अनुसार तो है स्नेह पान। बात दोष की चिकित्सा में इतना बड़ा, मतलब मैं तो बहुत बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। मैं तो कहता हूँ बस घी दे दो, तेल दे दो, शहद दे दो, शिलाजी दे दो, ऐसे और बाकी पंचकर्मा थने पे तो सब रोग ये ठीक कर देंगे। हाँ नहीं, बस हमसे ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखते रहो, करते रहो तो हो जाएगा। तो ये मुख्य मुख्य से मैंने कहा ना, घी तेल शहद, है ना। घी से आपका बात पित्त ठीक हो जाएगा, और तेल से भी बात ठीक हो जाएगा, और शहद से कफ ठीक हो जाएगा। बाकी तो 5 औषधियाँ आपके पास बस होना चाहिए, है ना। ये जो 5 महाभूत है ना, इसके 5 औषधियाँ बस होनी चाहिए, बस ज़्यादा रखने की नहीं अड़ंगा है ना। बाकी क्या है ना कि हमें फास्ट रिलीफ, अलग अलग थेरेपी देना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, बहुत चीज़ करना पड़ता है जी। फास्ट रिलीफ के लिए करने के लिए करते हैं। अगर रोगी परेशान ना हो ना तो धीरे धीरे हम बैलेंस कर देंगे जी, ठीक है। तो क्या है कि बाद उसके चिकित्सा में तो सबसे ज़्यादा जो है अहम चिकित्सा घी का है जी। घी के बिना इलाज नहीं जी आयुर्वेद में, बात दोष के, पित्त दोष के। बताइए एलोपैथी में इसका कहाँ प्रयोग होता है, और ये बताइए कि होम्योपैथी में कहाँ प्रयोग होता है। आप होम्योपैथी का एक दवाई निकालिए जो बात दोष के रुक्ष गुण को ठीक कर दे जी, बैलेंस कर दे जी। एक दवाई का नाम बताइएगा, ठीक है। हम तो नहीं जानते, हो सकता है कि यहाँ पे कोई तो होंगे होम्योपैथी के डॉक्टर,
बिल्कुल हैं, है ना, कोई तो होंगे जो प्रयोग भी करते होंगे शायद। चलिए कोई बात नहीं। तो बात के रुक्ष गुण को ठीक कर दे या बात के लघु गुण को ठीक कर देंगे। होम्योपैथी बस क्या है जी, हमें जो लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, है ना, क्योंकि होम्योपैथी का मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कह नहीं सकता हूँ, है ना, कैसे कह सकता हूँ। आज हमारे पास कोई पेशेंट लेके आए, भाई जी ये क्या है, 5-6 दवाइयाँ थी होम्योपैथी का, है ना, और 6-6 हज़ार रुपये की थी। वो तो मैं आपको दिखाना क्या है, दिखा ही देते, दिखाना क्यों नहीं, दिखाना है बिल्कुल। 6,000 रुपये की थी होम्योपैथी दवाई, हालांकि उतना महंगा नहीं आता है, लेकिन दे सकता है, वो तो उसका मर्जी है, वो तो लेने वाले की है ना गलती, या उसको सही लग रहा है तो दे रहा है, गलत लगेगा तो भाई गलत, है ना, वो तो लेने वाले की। हम चाहे जितना हम बेचे जी, आपको अच्छा लग रहा है तो लीजिए, नहीं तो जाइए, है ना। ये देखिए 6,000 रुपये दिख रहा है जी, 6,000 रुपये दिख रहा है। और ml देखिए कितना है, ये मात्र जो है 50 ml होगा ये। और कहाँ का है ये भी देख लीजिए जी, आप सभी जानते होंगे ऐसे आदमी कौन हो सकते हैं। ये लिखा हुआ है जीना सीखो लाइफ केयर लिमिटेड। हो सकता है भाई इतना महंगी दवाइयाँ, हो सकता है, लेकिन हमारे अनुसार तो ये 6,000 की दवाइयाँ नहीं हैं, हमारे अनुसार ये मात्र जो है 60 रुपये की दवाइयाँ हैं बस। और बताइए जी, तो हमारे पास लेके आए माता जी, है ना, कि ये कितने रुपए की दवाइयाँ हैं, नहीं ये किसकी दवाइयाँ हैं। मैंने कहा कि ये तो हमें नहीं पता, मैं होम्योपैथी के डॉक्टर नहीं हूँ, है ना, तो ये किसकी हो सकती है मुझे नहीं पता, तो मैंने नहीं बताया, लेकिन मैंने कहा कि ये इसकी हो सकती है ना, लकवा वगैरह, इसमें थूजा वगैरह है, थूजा, और आप सभी नाम तो सुने ही होंगे, थूजा वगैरह ये सब, तो ये हो सकता है। देने वाले के भाई दे सकते हैं, वो आपका सौदा है, आप जाने कितना रुपये, लेने वाली गलती है या सही है गलत है वो तो लेने वाला तय करे जी, है ना। तो ये चीज़ें हैं। और जिनके पास क्या है कि तो ऐसे क्या रोगी ना, ऐसे बंदे के पास ही पड़ते हैं, है ना, हमारे पास ऐसे रोगी नहीं आते, लेकिन अंत में आते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो फर्स्ट मंथ, हाँ एक मिनट, हाँ, तो बात दोस्त की चिकित्सा में तो होम्योपैथी में कोई दवाई नहीं जी। और एलोपैथी में कौन सी दवाई है जो बात दोस्त के रुक्ष गुण को ठीक कर सके जी, बताइए। कोई दवाई नहीं है, कोई दवाई नहीं। हो सकता है यूनानी में हो और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में हो, लेकिन आयुर्वेद में तो हमें पता है। हो सकता है हमें नहीं पता है, तो भाई पता नहीं है तो उस चीज़ का तो कहना ही नहीं, लेकिन जो हमें पता है वो तो करेंगे ना। तो देखिए बात दोस्त की, जब रुक्ष गुण को ठीक करेंगे ना तभी बीमारी जड़ से ठीक होगी जी, नहीं तो सिम्टम जो रहेगा, होम्योपैथी डॉक्टर एलोपैथी डॉक्टर आपको 5 मिनट में ठीक करने की ताकत रखते हैं, 5 दिन में ठीक करने की ताकत रखते हैं, कर देंगे आपको, लेकिन फिर वही समस्या ले करके फिर क्या फ़ायदा। इसलिए कहते हैं ना बॉडी बैलेंस बनाना सीखिए। बैलेंस कैसे होगा, तो शरीर को जानो। शरीर में क्या हुआ है जी, बात के रुक्ष गुण बढ़ गया, हमें क्या बढ़ाना है जी, कफ के स्नेह गुण बढ़ाना है। ये जो स्नेह है, सन्निग्धता है, वो किसके गुण है, कफ के। तो यही तो हुआ कि अगर बात बढ़ा है तो कफ बढ़ाना है, बात बढ़ गया है तो हमें कफ बढ़ाना है। तो पहले क्या करना है जी, स्नेह पान करना है, यानी कि घृत पान करना है, तेल पान करना है। इसके बाद करना है स्वेदन, यानी पसीना लाने का उपाय करना है, ठीक है जी। फिर हल्का संशोधन, स्वेदन तो समझ गए, पसीना लाएं दौड़ के, धूप के, एक्सरसाइज करके। और आजकल तो क्या है कि वो भी तो होता है मालिश, तो मैं मालिश करता हूँ, मालिश करके घी भी पिलाया मैंने, और घी पिलाया और मालिश भी कर दिया, तो अंदर से और बाहर से क्या हो गया जी, चिकना हो गया। आप 2 बार मालिश करिए ना, देखिए अपना बॉडी कितना नरम हो जाता है जी, बात के रुक्ष गायब, है ना। और इसके बाद सकाई कर दिए, ये देख सकते हैं, ये जो है सिंपल तरीका है। बाकी आप दौड़ें, है ना, एक्सरसाइज करें तो भी पसीना आएगा, लेकिन शरीर में ताकत नहीं है जी, है ना, तो क्या करेंगे, आप हमारे पास आइए, मैं आपको, है ना, भाप से स्नान दूंगा, ठीक है। तो ये उपाय करना चाहिए जी, ठीक है। पहले क्या करना है जी, मालिश करना है, फिर सिकाई करना है, फिर इनको क्या करना है जी, थोड़ा सा संशोधन कर सकते हैं, बमन विरेचन कर सकते हैं, विशेष रूप से विरेचन, इससे बॉडी डिटॉक्स हो जाएगा। और कहा गया है मधुर, मधुर मतलब समझते हैं जी, मीठा। अब मीठा मतलब चीनी नहीं, मीठा मतलब चीनी कतई नहीं, मीठा मतलब मिश्री, समझ रहे हैं, मिश्री मतलब देसी मिश्री, बाजार वाला नहीं मिश्री। मिश्री मतलब देसी खांड से बना हुआ मिश्री, या सिंपल देसी गाय का गुड़, हाँ क्या कहते हैं, देसी गुड़, देसी गाय का घी होगा, है ना, घी, देसी गाय का घी, यानी वो भी मधुर होता है, दूध मधुर होता है, दही मधुर होता है। तो इस प्रकार से क्या है कि डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं, पनीर भी ले सकते हैं,
और मधुर मतलब मिश्री, गुड़ भी ले सकते हैं, लेकिन बस गुड़ गर्म होता है, देख लीजिएगा ऋतु के अनुसार खाना है। और बाकी यहाँ पे शहद नहीं आएगा जी, ठीक है। शहद मधुर नहीं होता है, मधुर टेस्ट वाइज होता है, वैसे कषाय होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जी, ठीक है। तो अम्ल, और क्या खाना है जी, थोड़ा सा अम्ल खा सकते हैं और थोड़ा सा लवण खा सकते हैं। और तिक्त कटु, काली मिर्च तो बिल्कुल बंद करना है। अब बिल्कुल बंद मतलब क्या है कि कुछ तो ले लो, क्योंकि षड रस अभ्यासो बल करना, 6 रस खाना है, लेकिन हमें अति जो करना है वो मधुर रस का करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है मधुर रस। और क्या करना है जी, कल लिखा गया उष्ण भोजनों का प्रयोग, ठंडे भोजन बासी भोजन नहीं करना है। और अभ्यंग करो, मालिश करो, उपटन करो। अब मर्दन, मर्दन मतलब वही होता है मालिश अच्छे से एकदम चंपी वगैरह करना है ना, और इसको है ना, देखिए यहाँ पे लिखा है दबाना वगैरह इस प्रकार से, है ना। और पोटली मसाज वगैरह बहुत सारा चीज़ें हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं। आपको बाकी आप पढ़ लीजिएगा, है ना, इसमें क्या क्या लिखा है। देखिए गुड़ से निर्मित मद्य का सेवन, यहाँ पे ना थोड़ा सा कहा गया एल्कोहल पियो, लेकिन एल्कोहल मैं नहीं कहूँगा, बात के ना रोगों में एल्कोहल ना सेवन करें, क्योंकि इससे क्या होगा ना, रुक्षता बढ़ती है। लेकिन ये किस कंडीशन में कर सकते हैं, कई बार है पता क्यों, बात का जब शीत गुण बढ़ जाए ना तो एल्कोहल पी सकते हैं जी, 10% 15% वाला। वो कहें कैसे मिलेगा हमें, तो बाज़ार में जाइए और 10 मूला रिष्ट के नाम से एक औषधि आती है, वो क्या है पता, दारू है, मद्य है, 15% वाला। उसमें 15% तो 100 ml है ना, 100 ml 15 ml में 15 ml दारू होता है उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो मद्य का सेवन कर सकते हैं बात के शीत गुण में, ठीक है, रुक्ष गुण में नहीं। तो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर कर लेना है जी। और संदिग्ध और उष्ण बस्तियों का, और कहा गया एनिमा थेरेपी, वो भी एनिमा थेरेपी कैसा, तो वाइल्ड वेस्ट एनिमा और डिकॉक्शन वेस्ट एनिमा लेना है, पानी वाला नहीं लेना है, ठीक है जी, ये बात हमें था ध्यान रखना है। और व्यर्थ की बातें ना नहीं करना है, व्यर्थ की धूप, इधर धूप दौड़ धूप होता है ना, वो नहीं करना है जी। और सुखपूर्वक ज़िंदगी बिताना, कोई टेंशन नहीं, है ना, खाओ पियो मौज करो, अपने घर में रहो, ज़्यादा काम नहीं करना है। तो ऐसे व्यक्ति का जो है बात का रुक्ष गुण आदि ठीक होता है, चलगुण ठीक होता है, ठीक है जी, ये बात हमेशा ध्यान रखना है। और मांस आदि का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं तो बस तेल का ही प्रयोग बताऊंगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, तिल का तेल, चाहे काला हो चाहे सफ़ेद हो, कोल्ड प्रेस, यानी आपको तेल का प्रयोग करना है पूरे शरीर के मालिश पे। बाजार से मैं नहीं कहूँगा कभी भी कि नारायण तेल, महानारायण तेल, प्रसारणी तेल और कुट्टम चुक्का आदि तेल, क्षीर वाला तेल लो, क्योंकि सारे बाजार के तेल जो है ना सोयाबीन के तेल में बनता है। जैसे महानारायण तेल होता है ना, तो सोयाबीन के तेल में बनता है, ये सारी चीज़ें औषधियाँ डाल देता है। भाई जब आपका तेल ही, आपका बेस ही गड़बड़ है, तो क्या है कि ये महानारायण तेल क्या काम करेगा। तो बाज़ार से कोई तेल नहीं लेना है जी, मैं आपको यही बात बताऊँगा। कोई भी लिखे ये तेल ले लो, ये तेल ले लो, नहीं लेना। आपको शुद्ध जैविक कोल्ड प्रेस वर्जिन ऑयल लेना है जी, बहुत बढ़िया। तिल का तेल प्रयोग करिए, 100% काम करेगा जी। एरंड का तेल प्रयोग करेगा, 100% काम करेगा। और अनुवासन बस्ती का प्रयोग करें, अनुवासन और स्थापन बस्ती का भी प्रयोग करें, निरूह बस्ती का भी प्रयोग करें, सारे बस्तियों का प्रयोग करें अल्टरनेट करके। वो आपको मैं बताऊँगा आगे, ठीक है, पंचकर्मा अध्याय में मैं बताऊँगा कैसे बस्ती लेना है। सिंपल आप समझिए, कैथेटर द्वारा ना गुदा मार्ग से कुछ लिया जाता है, आगे मैं बताऊंगा जी, ठीक है। और लिखा है देखिए, तो यहाँ पे कुछ लोग यही कहेंगे कि हम तो भोजन में खूब घी मिला के खा रहे हैं जी, खूब घी खाते हैं, तो फिर भी बात का रुक्ष गुण है। तो भाई यही तो मैंने कहा है, यहाँ पे बागवट यही तो कहा है, स्नेह पान पीना है घी, और आप कह रहे हैं हम खा रहे हैं, तो बताइए कैसे होगा काम। आप एक बदल के तो देखिए तरीका, तो कैसे बदलना है जी। तो यहाँ पे बागवट ऋषि ने बताया है, इसके बारे में बता दिया है, क्या कहा है तो देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है कि भोजन में मिलाकर सेवन किया गया स्नेह, यानी कि घृत वगैरह जो भी कह लीजिए, घृत है चाहे जो कुछ भी है, वो सब क्या है जी। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, भोजन में मिलाकर किया गया स्नेह पान प्रायः मल के साथ निकल जाता है। भोजन में मिल गया ना, वो निकल सकता है भोजन के साथ में, पचेगा नहीं तो निकल गया। आपका अग्नि मंद है, आपका अग्नि विषम है, बचा नहीं, निकल गया। और आप इसका स्वयं अनुभव करेंगे, जब घी अधिक खाएंगे ना तो अष्टुल के साथ में, है ना, इस प्रकार से निकलता हुआ समझ में आएगा, मूत्र के साथ में निकलता हुआ समझ में आएगा। तो इसके विपरीत जब आप घी पान करते हैं, घी पान को यहाँ पे कहा गया है अच्छ पे, ठीक है जी। क्या कहा गया जी,
अच्छपे में प्रयुक्त स्नेह पच जाता है। तो भाई ये अच्छपे क्या है, ये घी पीने का कौन सा मेथड है जी? तो हाँ, एक मेथड है, वो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ जी, ठीक है। तो देखिए क्या यहाँ पे कहा गया है, सबसे पहले जो है स्वेदन उसी को करना है जी, इसने खूब अच्छे से घी पी लिया है जी, है ना, कुछ दिन, और अच्छे से मालिश कर लिया है जी, तभी आपको स्वेदन करना चाहिए, है ना। कुछ लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, पहले दिन से ही मालिश का सकाई करना शुरू कर देते हैं जी। हाँ जी, कितने लोगों ने देखा होगा पंचकर्मा कराते समय क्या करते हैं जी, बैठो बैठो, लेटिए लेटिए, क्या करते हैं, लेटा देते हैं और मालिश शुरू कर देते हैं जी, स्टीम बाथ। नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, स्नेहन कराने के 3 दिवस बाद ही विरेचन कराना चाहिए। क्या ये भागवत ऋषि ने नहीं लिखा है क्या? देखिए तो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 16 निकालिए, और यहाँ पे लिखा है कि स्नेहन कराने के 3 दिन बाद ही। स्नेहन मतलब क्या? स्नेहन मतलब घी पिला देना। आप अच्छे से घी पिला दीजिए 5 दिन 3 दिन, मैंने जब हो जाए तो इसको कहते हैं सम्यक स्नेह। देखिए यहीं पे तो लिखा है, यहाँ पे देखिए, सम्यक स्नेह होने के बाद अभ्यंग स्वेदन करना चाहिए। और विरेचन कब करना चाहिए जी? विरेचन मतलब लूज मोशन। और आजकल तो क्या है ना कि अच्छा आपका वो दिक्कत है, ठीक है बैठिए बैठिए, तुरंत जो है क्या क्या देते हैं जी, इच्छा भेद रस देते हैं, फिर एप्सम सॉल्ट देते हैं, तुरंत पेट खाली नहीं करना, हाँ नहीं, ऐसा विरेचन, ऐसा पंचकर्मा नहीं करना है। तो कैसा करना है जी? तो यहाँ पे लिखा है, स्नेहन कराने के 3 दिन बाद पहले घी पीना है। 3 दिन पी सकते हैं, 4 दिन पी सकते हैं, 5 दिन पी सकते हैं, 7 दिन पहले घी अच्छे से पीना है। और मान लीजिए 5 दिन आपने अच्छे से घी पी लिया, मैं जिस विधि से बताता हूँ, और इसके बाद क्या करना है जी, शाम को मालिश, सुबह मालिश, शाम को मालिश, समझिएगा। मान लीजिए आज हमारा 5 दिन पूर गया सवेरे, आज हमें तय कर लिया कि आज हमें अगले दिन नहीं घी पी पाऊंगा, तो हम क्या करेंगे, शाम को 3-4 बजे क्या करूँगा, मालिश करूँगा अच्छे से। मालिश कर दिया जी, ठीक है, मालिश कर दिए, ये पंचकर्मा का विधि है। मालिश कर दिए, अब मालिश करके सेकाई कर दिए, ये हो गया शाम का पहली बार, पहली दफ़ा, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट राउंड, फर्स्ट समझ लीजिए मसाज। फिर अगला मसाज कब करना है, सुबह करना है, अगले दिन, छठे दिन सुबह कर देना है ना, 7-8 बजे, 9-10 बजे तक, और फिर शाम को कर देना है। तो कितने बार हो गए, 3 हो गए। फिर 7वें दिन सुबह सुबह मालिश कर देना है और सेकाई कर देना है। और इसके बाद जो है, तो कितने दिन हो गए जी, 3 दिन हुए कि नहीं, 5 दिन तो घी पी लिए, है ना। फिर क्या है, 5 दिन घी पी लिए, तो यानी कि 5वां, 6ठा, 7वां दिन विरेचन कराना है। तो ये यहाँ पे लिखा है जी, स्नेहन के 3 दिन के बाद विरेचन करना चाहिए। लेकिन क्या है कि हम क्या करते हैं जी, हम तो इसी करते हैं, लेकिन डॉक्टर क्या कर रहे हैं, डॉक्टर जो तथाकथित BMS है ना, या AMO हो चाहे CMO हो आयुर्वेदिक, वो सब यही करेंगे, बैठो, है ना, आपका जो है मालिश करेंगे, आपका सेकाई करेंगे, तो क्या मिलेगा रिजल्ट, खाक मिलेगा रिजल्ट। भागवत ऋषि को फॉलो किया है, और इतना ईजी मैं बता रहा हूँ, फिर भी अभी ना 50% स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा होगा जी, गड़बड़ी है ना, नहीं आ रहा होगा समझ में, बार बार परेशान करेंगे कि भाई जी कैसे होगा, नहीं आ रहा होगा समझ में। क्या पता अब इससे ईजी मैं कितना बताऊँ, बहुत ज़्यादा समझाना पड़ रहा है मुझे तो, है ना। मैं तो बहुत सारे स्टूडेंट से भी परेशान हो चुका हूँ, है ना। मैंने जी PDF बनाया है ना, किसके लिए है पता, कि डी फार्मेसी वाला भी किया ना, वो मैंने डाला था कि डी फार्मेसी का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, तो एक ग्रुप फ़ोटो लेकर के सारे स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दिया। इतने लोग परेशान कर रहे हैं, कि भाई जी कितने फीस लगेंगे, कितने क्या लगेंगे, क्या है, ये है वो है। तो मैंने एक PDF बना दिया है, इसका PDF बना दिया है कि इसमें ना यहाँ से करने से इतना पैसे लगेंगे, इसका ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। फिर भी परेशान कर रहे हैं जी, कि भाई जी कितने पैसे लगेंगे, क्या प्रक्रिया है। भाई PDF मैंने भेजा है, पढ़ तो लो, फिर हमें परेशान करना लगता है। मैं खाली बैठा रहता हूँ, दिन भर सोया करता हूँ मैं। तो आप ही लोगों में से क्लास में से मैं बता रहा हूँ, ये क्या कहते हैं, बुलंदशहर से जुड़े हैं, मिथुन या क्या नाम है इनका, बहुत परेशान करते हैं। मैं तो लगता हूँ मैं खाली बैठा रहता हूँ, कोई काम नहीं करता हूँ मैं। भाई आपके लिए ये जो सिलेबस है ना, मैंने ही तैयार किया है, मैंने खुद से कई बार टाइपिंग, रीडिंग, मीटिंग सब करता हूँ, है ना। आप समझो हमारी बात को, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत समझाना पड़ता है इन लोगों को, तो समझाना कितना समझाऊंगा जी, है ना। आपको ये मैं बस इतना समझा रहा हूँ कि आप इसको बहुत ईजी तरीके से सीख सकते हैं। नहीं तो आप डॉक्टर के फेरे में पड़ गए ना, तो उनके चक्कर काटते रह जाएंगे, आपको कभी ज़िंदगी में समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो आपको इतना ही समझना है ना, कि आपको जो है अगर क्या है कि पंचकर्मा करना है ना, तो पहले घी पिलाना है, और इसके बाद जो है मालिश करना है,
शाम को पहला मालिश होगा, फिर सुबह शाम मालिश होगा, फिर मालिश 7वें दिन मालिश होगा। और इसके बाद जो है विरेचन कल्प पिलाना है। विरेचन कल्प में आपको लेना है हरड़, लेना है निसोत, कुटकी और हरड़ और अमलतास गुदा। 4 ही चीज़ है। अगर मैंने हरड़ को दोबारा बोल दिया है तो वैसे अमलतास गुदा हो गया, 20-20 ग्राम लेना है। अमलतास गुदा हो गया, हरड़ हो गया, कुटकी हो गया, निसोत हो गया, चारों को 20-20 ग्राम लेना है और 200 ml पानी में भिगो देना है रात को ही, शाम को ही जो कुटा करके, और अगले दिन उबाल देना है। ये 100 ग्राम काढ़ा तैयार होगा। वो मालिश और सेकाई करने के तुरंत बाद पिला देना है। 1 से 2 घंटे में विरेचन, लूज मोशन शुरू हो जाएगा और 2 बजे तक 3 बजे तक एकदम बढ़िया विरेचन हो जाएगा, पेट हल्का हो जाएगा। और ये होता है फुल बॉडी डिटॉक्स। और आगे तो मैं आपको पंचकर्मा में मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। अभी मैं क्या मैं बताऊँ, अभी तो बस वैसे ही मैं बता दिया, ठीक है जी, है ना। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है, शॉर्ट में। तो बाद दोष के चिकित्सा में क्या करना है जी, आपको घी पान करना है। तो यहाँ पे क्या मैंने बताया कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमें तो क्या है कि घी पान तो हम कर रहे हैं जी, घी तो बहुत खा रहे हैं, रोटी के साथ, दाल में खा रहे हैं, सब्जी में खा रहे हैं, रोटी के साथ खा रहे हैं, फिर भी लाभ नहीं मिल रहा है। बात का रुकता है, बात का लघुता है। तो भाई होगा, आप क्या करिए, तरीका बदलिए, है ना। अब मैं केवल मालिश करने से नहीं, पीने से नहीं होगा, मालिश भी करना पड़ेगा, बस्ते भी लेना पड़ेगा, बहुत सारे थेरेपियाँ करनी पड़ सकती है। ये तो आप किसी अच्छे वैद्य से मिलिए, ठीक है। स्नेहन कराने के 3 दिन के बाद विरेचन कराना है। लोग क्या करा रहे हैं जी, पहले ही दिन विरेचन करा रहे हैं। उससे क्या होगा पता, करा सकते हैं, जरूरत है। इससे केवल पेट साफ होगा। अगर आप हार्ट, लीवर, लंग्स, स्प्लीन, स्टमक, पेनक्रियाज, फुल बॉडी, यहाँ तक कि दिमाग तक को भी साफ करना चाहते हैं तो आपको जो है इस विधि से, इस मेथड से आपको घी पान आदि करवा करके विरेचन कराना है जी, ठीक है जी। तो बाद दोष के चिकित्सा में देखिए यहाँ पे लिखा है स्नेह सेवन के लाभ। तो देखिए यहाँ पे लिखा है जी, कोष्ठ के अंतर्गत सभी अवयव शुद्ध रहते हैं। घी पीने से क्या होता है पता, जठराग्नि अच्छी रहती है और कोष्ठ के अवयव शुद्ध रहते हैं, रस, रक्त आदि धातु ताजे बने रहते हैं और आपका जो है कांति, चेहरे की चमक आदि बने रहते हैं जी। और इंद्रियां भी अच्छी रहती है, आपका आँख, जीभ, कान, नाक सब अच्छे रहते हैं जी। और स्नेह सेवन करने वाले व्यक्ति पे वृद्धा अवस्था का प्रभाव शीघ्र नहीं पड़ता है जी। जानते हैं, जो व्यक्ति मालिश करते हैं ना और जो व्यक्ति घृत पान में, वो वृद्धावस्था का जो है प्रभाव जल्दी नहीं पड़ेगा, वो शतायु होगा। ऐसा अष्टांग हृदय में भागवत सिखा रहे हैं जी कि वो व्यक्ति शतायु होगा। अगर आपको लगता है कि आप शतायु चाहते हैं, आप चिरायु, शतायु, दीर्घायु, सुखायु ऐसा अगर पाना चाहते हैं जी, एकमात्र उपाय है घी, ठीक है जी। खास करके बात वालों को मैं बता रहा हूँ। अब ऐसा नहीं कि कल से आप लोग जो है पीना शुरू कर दीजिएगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। वो तो क्या है कि कफ वाले को नहीं लेना है, केवल बात वाले को, अपित्त वाले के लिए घी है जी, ठीक है। और भी देसी गाय का, भैंस का भी ले सकते हैं लेकिन देसी गाय का ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जर्सी गाय का तो लेना ही नहीं, बाजार का कोई भी कंपनी का तो लेना नहीं है जी, ठीक है जी। बाजार के कोई भी कंपनी XYZ बाजार का नहीं लेना, ठीक है जी। तो अभ्यंग सेवन के लाभ, ये तो हो गया घी सेवन के। मालिश का क्या लाभ है भाई, तो भागवत ऋषि ने जानते हैं, बहुत बड़ा बताया है। कहा कि अभ्यंगम आचरे नित्यम, कहता है मालिश तो क्या है कि प्रतिदिन करो, है ना। और सा जरा श्रम बात, मालिश करने से जरा ने बुढ़ापा नाश होता है, श्रम यानी थकावट नाश होता है, बात यानी कि वायु नाश होता है। और क्या जी, दृष्टि प्रसाद पुष्टायु, और दृष्टि अच्छी होती है, पुष्टायु शरीर पुष्ट होता है, आयु अच्छी होती है, और स्वप्न सुक्त दृढ़ायकृत, और आपको ना अच्छी गहरी नींद आती है। जो कहते हैं नींद नहीं आ रहा है, जानते क्यों नींद नहीं आ रही है जी, बात का रुक्ष गुण लघु गुण बढ़ा है, मन तो चंचल है, बॉडी तो चंचल है, क्या मतलब नींद आएगी। और मालिश अच्छे करते हैं जी, आयु को बढ़ाता है, गहरी नींद लाता है, त्वचा के लिए तो बहुत बढ़िया, और शरीर मांसपेशियां सुडौल, है ना। तो भाई मालिश तो कर दिया, सेकाई करने का क्या लाभ है, जिसको हम स्टीम बाथ थेरेपी कहते हैं, उसका क्या लाभ है। तो इसका लाभ क्या है जी, इसका लाभ ऐसा होता है, मान लीजिए कि आपका दोष हार्ट में है, लीवर में है, किडनी में है, लंग्स में है, स्प्लीन में है, स्टमक में है, पेनक्रियाज में है, ब्रेन में है, या चाहे आपके शाखाओं में, हाथ पैर में है। तो इसको क्या कहते हैं, मालिश करके सेकाई करने से क्या होता है कि ये सारे दोष जो हैं आपके पेट में आ जाते हैं, समझे, आपके आमाशय में, कोष्ठ में आ जाते हैं। और जब हम विरेचन ले लेते हैं, लूज मोशन, लैक्टेटिव चीज़ें ले लेते हैं, तो वो चीज़ें बाहर हो जाती है। दोष एक्स्ट्रा बात पित्त कफ वायु बढ़े हुए बात पित्त कफ या दोष मल आदि जो भी कह लीजिए विकृत जो हैं वो सब निकल जाते हैं, निकलते नहीं है,
स्वेदन मतलब पेट में आ जाते हैं, और इसके बाद कोई भी लैक्सेटिव ले लीजिए वो निकल जाएंगे। तो ये होता है पंचकर्मा का तरीका, ये है इसका मतलब, ठीक है जी। तो जब घी पीते हैं ना तो क्या होता है जी, आप बताइए। कपड़ा धोते हैं जी, कपड़ा धोने से पहले क्या करते हैं कि हम सर्फ में भिगो देते हैं, क्यों? वो क्या करता है जी, उसको क्या करता है, ढीला करता है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में जो मैल है ना, जब घी पीते हैं ना तो दोषों को चिकना करेगा, दोषों को कले, मतलब जिस प्रकार कपड़ा पर जमा हुआ मैल को स्नेहन, मतलब क्या है कि क्या करते हैं, साबुन है ना विशेष रूप से, है ना, क्या करते हैं जी, साबुन रगड़ते हैं, फिर कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, और इसके बाद गर्म पानी में डालकर निचोड़ते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, गर्म पानी उबाल के लाता है। उसी प्रकार से क्या है, जब हम घृत पान करते हैं तो वो तो चिकना करता है, और स्वेदन करते हैं तो दोषों को उबाल के लाता है कोष्ठ में, और इसके बाद विरेचन ले लीजिए, वो निकल जाएगा। तो ये है पंचकर्मा, इसको कहते हैं बॉडी डिटॉक्स थेरेपी, ये है असल में, और कोई दूसरी चीज़ नहीं है कि आपका पेट साफ हो गया तो आपका बॉडी डिटॉक्स हो गया, ये सब भ्रांतियाँ हैं, ठीक है। तो स्नेहन स्वेदन का ये लाभ है, जो व्यक्ति स्नेहन स्वेदन करेगा वो उसका सही रहेगा। अच्छा, जो व्यक्ति क्या है कि मान लीजिए कि सीधा स्टीम थेरेपी, आज गए और आपको स्टीमर में बैठा दिया कि लो ना भाप स्नान लो, क्या होगा है पता? आपने लकड़ी देखा है, सूखी लकड़ी, समझ रहे हैं, सूखी लकड़ी, तो इसको अगर आपको मोड़ना है ना तो इसको थोड़ा पानी में डालना पड़ेगा, यानी कि जल महाभूत देना पड़ेगा, या तो तेल में डालना पड़ेगा ताकि वो लकड़ी थोड़ा मुड़ सके। लेकिन अगर आपने सूखी लकड़ी को मोड़ने का प्रयास किया हो तो करेगा खट, टूट जाएगा। इस प्रकार से आपका अस्थि धातु कमजोर हो जाएगा जी। इसलिए आपको स्टीम नहीं लेना है जब तक आपका जो है अंदर से बाहर से अच्छे से बात का रुक्ष गुण खत्म ना हो जाए जी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है आगे मैं आपको बस्ती के बारे में भी बताऊंगा, है ना। बस्ती चिकित्सा बहुत मैंने बात के लिए बस्ती बताया गया है जी, बस्ती लिए, है ना। ये कैसे ले सकते हैं आगे तो मैं पंचकर्मा अध्याय में बताऊंगा। यहाँ पे सिंपल क्या है कि आप देख सकते हैं, मैं छोटी बस्ती, बड़ी बस्ती, छोटी बस्ती को मात्रा बस्ती कहते हैं, बड़ी बस्ती को स्थापन बस्ती में कहता हूँ, है ना। तो छोटी बस्ती क्या होता है, सिंपल 30 ml, 40 ml, 50 ml, 60 ml तेल लेता हूँ। और तेल किस में लेते हूँ जी, तो आप ये देख सकते हैं, सिरिंज भी आप इसके लिए ले सकते हैं। सिरिंज तो देखे होंगे 50-60 ml वाला, उसमें तेल ले लीजिए। कौन सा तेल लेंगे जी, तो रोगी के अनुसार। मैं तो मेरे पास तो प्योर शुद्ध है ना, कोल्ड प्रेस ऑर्गेनिक, ऐसा मतलब मेरे पास शुद्ध तिल का तेल रहता है ना। तो तेल ही, तिल का तेल में ही थोड़ा सा क्या ना कि नमक मिला देता हूँ, बिल्कुल चुटकी भर, है ना, सेंधा ओरिजिनल, और हल्का सा डबल बॉइलिंग मेथड करके तेल को गर्म करता हूँ, और इसके बाद जो है भर लेता हूँ सिरिंज में। 30 ml से स्टार्ट में करता हूँ, और इसका एयर निकाल देता हूँ जी। और ये है सिरिंज, हाँ, ये हमारा अलग पंचकर्मा का होता है, बाकी आप नॉर्मल वाला यूज़ कर सकते हैं। तो सिरिंज आपको समझ में आ गया। और दूसरा चीज़ है कैथेटर। तो कैथेटर आपको जो है बाज़ार में मिल सकता है, या वैसे पंचकर्मा थेरेपिस्ट के पास मिलेगा, तो आप ये ले सकते हैं। आपको कहीं मिल जाए तो आप कैथेटर, बाज़ार में पैसे जाएंगे तो एलोपैथी डॉक्टर आपको ना क्या है कि वो दे देंगे, क्या कहते हैं, यूरिन कैथेटर दे देंगे, है ना, और महंगा भी देंगे 100 रुपये में। जबकि ये वाला तो बहुत सस्ता आ जाता है, 20 रुपये 10 रुपये से भी स्टार्ट हो जाता है, 10, 20, 15, 25, 30, ये भी मतलब जैसा आप अलग अलग ब्रांड का आता है, अलग अलग चीज़ों का आता है, कोई रबड़ का रहता है, कोई अलग अलग चीज़ का रहता है, मैं इसके बारे में नहीं जाऊँगा। तो ये कैथेटर आपको इस रूप वाला लेना है जी, ठीक है। मैंने इसमें फिट कर दिया और एयर निकाल दिया, और रोगी को हमने लिटा दिया जी, देख सकते हैं, बाएं करवट लेटा दिया, है ना। देखिए उसका हाथ देखिए, है ना, यहाँ पे है ना, क्या कहते हैं, उसके सिर के ऐसे करके लेट गया। और क्या है कि अकेले तो नहीं देना चाहिए, इसलिए क्या है कि हमेशा जो है अपने असिस्टेंट के साथ में देना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे वैसे भी महापुरुष हैं जो खुद से ही ले लेते हैं, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या है कि बड़ी बस्ती, छोटी बस्ती आप जो है दे सकते हैं। छोटी बस्ती मतलब ये क्या है ना, छोटी बस्ती खाना खाने के तुरंत बाद मैं देता हूँ, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, और 24 घंटा में एक बार दिया जाता है। और लगातार छोटी बस्ती भी नहीं देनी चाहिए, नहीं तो अग्निमंद हो जाता है। और लगातार बड़ी बस्ती भी नहीं देनी चाहिए, नहीं तो रुक्षता बढ़ जाती है। अब बड़ी बस्ती में क्या होता है ये मैं बाद में बताऊँगा, ये पंचकर्माध्याय में बताऊँगा। इसमें क्या होता है ना कि अलग अलग रोग के हिसाब से, कि पेट में कीड़ा है इसके लिए देना है, कि पेट साफ करना है, मोटापा कम करना है इसके लिए देना है, या वजन बढ़ाना है इसके लिए, अलग अलग रोग के हिसाब से अलग अलग बस्ती कल्प तैयार मैं करता हूँ जी। जैसे मान लीजिए विशेष रूप से मैं तैयार करता हूँ जी दर्द के लिए, है ना। तो इसमें मैं क्या करूँगा, 10 मूल का काढ़ा लूँगा, है ना, 10 मूल का काढ़ा लूँगा। 10 मूल समझते ना, 10 जड़ी बूटियों का काढ़ा लेता हूँ, इसका काढ़ा तैयार करता हूँ 300-400 ml का,
वो तो रोगी का बॉडी साइज के अनुसार, रोगी के अनुसार मैं तय करूँगा ना कितना होगा। तो हमने क्या है कि 300-400 ml में काढ़ा तैयार करता हूँ 10 मूल का, और इसमें कुछ गिलोय वगैरह का भी 100 ml का रहता है, और बाकी इसमें मैं अच्छे से बहुत हमारा अच्छा रहता है बस्ती का। सबसे पहले मैं शहद में क्या है कि नमक मिलाता हूँ और इसके 20 मिनट तक घुटाई करता हूँ खरल में, मशीन में। आपने तो हमारा मशीन देखा ही होगा, तो उसमें मैं अच्छे से घुटाई करता हूँ। फिर इसमें घी मिलाता हूँ 100 ml तेल मिलाता हूँ, और इस प्रकार से क्या है कि अच्छे से घुटाई चलते रहता है, क्योंकि शहद और घी मिलता नहीं है लेकिन हमें मिलाना है। तो मैं अच्छे से मिलाता हूँ 1 घंटे तक, है ना। और इसके बाद जो है इसमें काढ़ा डाल करके अच्छे से घुटाई करते हैं। इसके बाद में मैं बस्ती देता हूँ, और ये बस्ती बड़ी बस्ती जो होता है लगभग 800 ml 900 ml 1000 ml होता है, और ये मैं सुबह खाली पेट देता हूँ। फ्रेश शादी होने के बाद में खाली पेट देता हूँ, लेकिन इससे पहले 2 छोटी बस्ती दे देता हूँ मैं, और बड़ी बस्ती फिर देता हूँ, ये देता हूँ। और ये 10 मिनट जाता है, अब रोगी को लेटा करके दे देता हूँ, सेम इसी पोजीशन में लेटाना होता है, और इसके बाद देता हूँ। और इसके बाद क्या होता है जी, रोगी को 10 मिनट में 15 मिनट में ये बस्ती निकल जाती है, और जब निकलती है तो पूरे पेट के कचरा को लेकर के और शरीर को 200 को खींचते हुए निकलता है। ठीक है, जैसे क्या है कि आपको बाद में मैं बताऊंगा, ये पंचकर्माध्याय का विषय हो गया, फिर भी मैं यहाँ पे बता दिया। तो ये मैं मात्रा बस्ती देता हूँ, बड़ी बस्ती देता हूँ, मैंने छोटी बस्ती और बड़ी बस्ती, मैं इसको सिंपल आपकी भाषा में समझाना चाहता हूँ। ये बाकी और भी चीज़ें हैं, जैसे बात हर तेल की बस्ती दे सकते हैं। जैसे तिल का तेल तो मैंने बता दिया, महानारायण तेल आप बनाएं, अश्वगंधा तेल बनाएं, एरंड तेल की भी बस्ती दे सकते हैं, प्रसारणी तेल है, निर्गुंडी तेल है, मूर्छित तेल है, क्षीर वाला तेल है। तो ये सारे बात हर तेलों की भी आप ना 30 ml से 50 ml 60 ml तेल दे सकते हैं। ठीक है जी, तो आप ये करें। और इसके बाद जो है क्या है कि और भी कुछ प्रिपरेशन हमने तैयार किया है, जैसे दर्द के लिए इसमें क्षीर वाला बस्ती मैं अच्छा यूज करता हूँ। क्षीर मतलब होता है दूध जी, अब बला मतलब वो है ना अति बला वगैरह, महाबला, इसका मतलब ये। तो उसमें क्या मैं करता हूँ पता, मुलेठी, गिलोय, पटोल पत्र, शतावरी सभी 10-10 ग्राम ले लेता हूँ जी। ठीक है, अच्छा इसमें बला भी आ गया, बला ये सभी 10-10 ग्राम ले लेता हूँ। ठीक है, तो कितने चीज़ हो गए, 1 2 3 4 5 चीज़ें होगी ना, तो 10-10 ग्राम ले लिया, यानी 50 ग्राम। और 100 ग्राम दूध ले लिया मैंने, कितने जी, 100 ग्राम दूध ले लिया, गाय का दूध ले लिया, बकरी का दूध ले लिया, और इसमें 100 ग्राम दूध में पानी मिला दिया। तो पहली बार देख रहा हूँ जी दूध में पानी मिलाने का, तो हाँ दूध में पानी मिला दिया आपने, और इसको पकाना है, तब तक पकाना है जब तक पानी उड़ ना जाए। तो पानी उड़ने तक पकाना है, फिर छान लेना है, और हल्का गुनगुना रहने पे क्या करना है जी, ये जो है सिरिंज में भरना है, और ये जो है क्या है फिर कैथेटर पे मतलब एनिमा दे देना है। इससे क्या होगा, ये जो है ना दर्द में बहुत अच्छा काम करता है, ये ना दर्द वाला है, क्षीर वाला बस्ती दर्द के लिए अच्छा है, खास करके जिनको एवियन है जी, ठीक है, या जिनको जो भी मतलब क्या है कि स्पाइन में गैप है, उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ। और ये जो है बात वालों के लिए है जी। ठीक है, क्योंकि ये देख रहे हैं यहाँ पे घी है, अच्छा इसमें ना दूध में घी भी मिला दीजिए, है ना, और थोड़ा तेल भी मिला दीजिए, अच्छा ही काम करेगा सारा। लेकिन फिर इसकी मात्रा ना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 50 से 60 ml तक ही होना चाहिए, मैं बस इतना ही देता हूँ। तो देखिए जी, आज मैंने आपको क्या है कि बात दोष की चिकित्सा बता दिया। क्या इतना करने से सब रोग ठीक हो जाएंगे बात के? तो यस, 100% सभी रोग ठीक होंगे, बात का रोग से गुण ठीक होंगे जब गुण बैलेंस होंगे। देखिए, लेकिन इसमें रिजल्ट धीरे धीरे मिलेगा। आप त्वरित चिकित्सा करने के लिए आप कुछ भी दीजिए, है ना, आपका कोई है चीज़ें तो वो दीजिए, लेकिन गुण चिकित्सा में अगर आपको आगे तक जड़ तक पे काम करना, जड़ पे काम करना है, या लॉन्ग टर्म में आप चाहते हैं कि रोगी आपका आराम करे, सुख शांति से रहे, ठीक रहे, तो आपको यही चिकित्सा देना है जी। स्नेहपान कराना है, अभ्यंग स्वेदन कराना है, और बस्ती देना है जी, विरेचन करके बस्ती देना है, यही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। बाकी औषधियाँ क्या है जी? तो औषधियाँ यही है कि जो औषधि गुण भाव है वो तो शरीर गुण भावों में रूपांतरण होगा ही, तो औषधियाँ देते रहना चाहिए। हाँ, औषधियाँ क्या है जी कि फास्ट रिलीफ करने के लिए ले सकते हैं, और जब तक गुण बैलेंस न हो जाए तो ले सकते हैं जी। पर ऐसी चिकित्सा ना डॉक्टर करते हैं, ना वैद्य करते हैं, ना रोगी को चाहिए। रोगी को तो बस क्या है कि हमें ये समस्या है, हमें ठीक कर दो भाई जी, चाहे आप कुछ भी ले लो, है ना। लेकिन ऐसा तो है नहीं सिस्टम। अगर ऐसा सिस्टम रहता तो आज लखपति या करोड़पति हॉस्पिटल में नहीं फिर रहे होते, आज वो लोग सुख शांति से जी रहे होते हैं ना। पर ऐसा तो है नहीं जी, सारे लोग बीमार हैं, आपको पता ही है जी, है ना।
तो बैलेंस, बॉडी बैलेंस यही है जी कि जिनका बात का रुक्ष गुण बढ़ गया उनको कफ का संयुक्त गुण बढ़ाना है। तो आज मैंने बात दोष की चिकित्सा कंप्लीट, ये पूरा 1 महीने का टॉपिक कंप्लीट, और अब तक जो है शायद हमें लगता है 20 क्लास हो चुके हैं और आज 21वां या 22वां क्लास हुआ है जी। तो सैटरडे संडे ऑफ रहता है तो हम महीने में अधिकतम तो यही 22 क्लास ले सकता हूँ जी, ठीक है। और अगर हमारा अच्छे से स्टडी सेंटर कहीं एक जगह पे मैं रहने लगा, वैसे तो अभी ही हूँ ही अच्छे से, लेकिन क्या है ना कि आपको पता है ये हमारा है ना कि थोड़ा सा क्या है नेटवर्क प्रॉब्लम इशू चल रहा है ना, क्योंकि हम अभी सागर में वर्तमान में मैं रहता हूँ तो यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है ना। तो अभी मैं फ़िलहाल तो पंजाब में हूँ, हरियाणा में हूँ, इधर है ना। फिर वैसे ही मैं सोच रहा हूँ कि हमारा स्टडी सेंटर कहीं एक जगह पे अच्छा हो, है ना। तो ऐसा मैंने अभी कोशिश में लगा हुआ हूँ, और जैसा ही किसी मतलब वैसे तो बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जैसा ही हमें कहीं अच्छा लगेगा तो वहाँ पे हमारा स्टडी सेंटर रहेगा, जहाँ पे हमारा स्टूडियो भी रहेगा, स्टूडियो भी सेटअप रहेगा। जैसे आज देखिए क्या था, विश्व कॉफ़ी दिवस है भाई, इसके बारे में मुझे बोलना चाहिए 2-4 बातें, 2-4 मिनट। आज देखिए विश्व हार्ट दिवस था, हृदय दिवस था, उसके बारे में मुझे बोलना चाहिए, लेकिन इधर उधर मैं होता रहूँगा तो फिर कैसे बोलूँगा। अच्छा स्टूडियो होना चाहिए, अच्छा हर चीज़ होना चाहिए, तब ना मतलब क्या है कि हाँ ठीक है टाइम अधिक मिल रहा है तो अधिक बोलूँ। और ऊपर से क्या है कि कुछ बिल्कुल अनपढ़ गवार, मतलब ऐसा ही मैं कहूँगा। जब मैंने PDF भेज ही दिया है तो फिर आप क्यों पूछ रहे हैं कि भाई जी कितना रुपया लगेंगे, फिर पूछ रहे हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। इसका मतलब क्या है कि आप हमारी बात को समझ नहीं रहे। तो मैंने इन लोग को मना कर दिया, हमें इसमें कोई बेनिफिट नहीं है कि मैं आपका जो है आपका डी फार्मेसी में एडमिशन करवा रहे हैं और आप जो है सर्टिफिकेट में एडमिशन करवा रहे हैं तो हमें कमीशन मिलेगा। मैंने कमीशन लेना छोड़ दिया जब हमें इसके बारे में कुछ पता चला है 2-4 दिन पहले, है ना। तो हमने कमीशन लेना छोड़ दिया, लिया ही नहीं, आज तक 1 रुपया नहीं लिया। मैंने सोचा था कि लेंगे अगर देगा तो। कमीशन मतलब क्या है कि वैसे आप सीधा कॉलेज या इंस्टीट्यूट जाएंगे ना तो आपको तो उतना ही लगने वाला है, 1 रुपया कम नहीं होने वाला। लेकिन क्या है कि हमारे थ्रू लेते हैं तो क्या है कि जो डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हमें कुछ देते हैं, सम्मान करते हैं तो हम रख लेते, लेकिन हमने मना कर दिया कि नहीं लेंगे। अब तो वो भी नहीं है, मतलब क्या कुछ अभी 2-4 दिन पहले कुछ घटना घटी हमारे साथ, नहीं औरों के साथ में, हमारे साथ तो कैसे घट सकता है। मैंने किसी से कुछ लिया ही नहीं, हम तो बस आप लोग के बस आप लोग जो देते हैं गुरुदक्षिणा वही लेता हूँ मैं तो, है ना। फिर भी इतने ज़्यादा जो है कुछ लोग जो नहीं समझते हैं वो बहुत परेशान करते हैं। तो क्या है कि ठीक करने वाले भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हमें कोई मतलब क्या है कि घबराने की बात नहीं है जी। तो आप लोग को जो है आज का टॉपिक से रिलेटेड या आगे क्या पढ़ेंगे इसके टॉपिक से रिलेटेड अब जो है मैं आपको दूसरे मंथ के टॉपिक मैं आपको देने वाला हूं। और हो सकता है 4-5 दिन क्लास बंद रहे जी, 4-5 दिन क्लास बंद इसलिए रहेगा क्योंकि दूसरे महीने का जब तक सिलेबस नहीं आप लोग को मिलेगा तब तक मैं चालू ही नहीं करूँगा क्लास, ठीक है। दूसरे महीने का सिलेबस फटाफट लीजिए और आपको मिलेगा जी, ठीक है, दूसरा महीने क्लास। और मैंने आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये आपका जो क्लास है ना लाइफ टाइम के लिए आपका यूट्यूब पे एक्सेस है जी, ठीक है, हमेशा वीडियो। और आप कभी भी मांगेंगे, ठीक है, कि हमें भाई जी बहुत सारा अशोक जी कहते रहते भाई जी हमारा ना मोबाइल ख़राब हो गया, फिर ये इधर से क्या है कि सुभाष जी कहेंगे हमारा मोबाइल ख़राब हो गया, हमारे अभय जी कहेंगे हमारा मोबाइल ख़राब हो गया, हमने मोबाइल बदल दिया, फिर से भेजिए। मैं भेजता हूँ, वीडियो भेजता हूँ, PDF भेजता हूँ। या ये भी कहते हैं, अजय जी कहते हैं कि या कोई भी कह देते हैं कि भाई जी मुझे ना पिछले साल भी हमने पढ़ा था, इस साल भी पढ़ना था, तो भाई फिर से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। आपको डोनेशन देना है दीजिए, क्योंकि आपने एक बार दे चुके हैं। हम आपसे डोनेशन लेंगे, कमीशन नहीं लेंगे जी, दोनों में फ़र्क है कमीशन और डोनेशन में, ठीक है। तो ये बातें हैं। अब आपको दूसरे महीने से रिलेटेड या कुछ और वैसे रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। टॉपिक से रिलेटेड विशेष रूप से कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। और अभी तक जो है मान लीजिए जो इस आशा से जुड़े थे कि हम क्लास में जुड़ेंगे तो हमारा चिकित्सा हो जाएगा और नहीं हो पाया है तो धैर्य रखिए जी, ठीक है। और एडमिशन फटाफट लेना है, मतलब अगर जिनको आयुर्वेदिक फार्मेसी करना है, सरकारी सर्टिफिकेट करना, वो तो चल रहा है एडमिशन, अपना जो है बात करके ले लेना जी, ठीक है, चल ही रहा है एडमिशन। बाकी आप सभी को जो है दूसरे महीने का सिलेबस मैं आपको कल से दूंगा जी, ठीक है। आप सभी लोग को मैं ग्रुप में ही मतलब क्या है कि मैं भेज दूंगा सभी को डोनेशन डिटेल, और आप सभी भेजना, दूसरे महीने को आपको टॉपिक मिलेगा। और जो अभी भी देखिए, कल भी देखिए किसी ने एडमिशन लिया, 2 स्टूडेंट ने भिंड पड़ता है, एक जो है हिसार से लिए, तो क्या अभी तक एडमिशन चल रहा है, ले रहे हैं, तो हम मना नहीं कर सकते। आप तो 3 महीने बाद भी ले सकते हैं,
जब जागो तभी सवेरा। बस वही लाइव क्लास में नहीं जोड़ूंगा पिछले साल की भांति। पिछले साल हमने क्या किया, जुड़ जाइए जी, लाइव क्लास दे दिया, इसके बाद जो है पिछली क्लास का कोई ठिकाना नहीं। इसको भी भेज दिया मैंने वैसे ही, चलो लो देखो PDF भेज दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। इसलिए मैंने ये काम करना बंद कर दिया। तरीके से आना है, तरीके से पढ़ना है ना, तभी सही बना रहता है। तो लाइव क्लास मैंने बंद कर दिया। जो लेट से ज्वाइन किए हैं, जो 2 सितंबर के बाद में जुड़े हैं, तो उनको मैंने देना बंद कर दिया। लाइव जुड़े होंगे कुछ लोग को जोड़ दिए हैं, लेकिन क्या है कि हमने अब बंद कर दिया है कि अब उन लोग को रिकॉर्डिंग ही मिलेगा जी। ठीक है, तो टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो हैंड रेज करिए पहले, फिर पूछते हैं, पूछिए जी। तो अभी क्या है कि लगभग आधे से अधिक स्टूडेंट ने सेकेंड मंथ का ले लिया है वैसे, लेकिन हमने वैसे तो मैंने बोल ही दिया था। चलिए ठीक है जी, कोई प्रश्न है जी? कल मैं फ्री रहूँगा, क्योंकि आज मैं क्या है कि यात्रा में ही था आज, तो है ना, अभी तक पहुँचा नहीं हूँ सही स्थान पे। कोई प्रश्न है जी तो रख सकते हैं। गुरुजी। हाँ जी। जो आपने बताया स्वेदन करने से वात दोष में कमी आती है, क्या वो जिम वगैरह करते हैं उसमें जो पसीना आता है उसमें भी क्या वात कम हो जाता है उसमें? पहले मालिश करना है, फिर सेकाई करना है। मालिश भी अच्छे से करना है, 2-4 दिन 5 दिन करना है। और सबसे पहले तो घृत पान करना है। अगर बहुत ज़्यादा रुखता है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, तो पहले घृत पान करना है जी। मालिश और सेकाई ना करें। मालिश तो कर सकते हैं, सेकाई भी 2-4 मिनट के लिए कर सकते हैं। बाकी आपको जो है मुख्य रूप से जो है वही करना है जी। ठीक है, पहले घृत पान करवाइए, पिलाइए। नहीं, ये जो जिम में जो पसीना वगैरह आता है ना, वो क्या उसमें आता है क्या? वो जिम की बात ही ना करिए जी, वो बिल्कुल अलग चीज़ है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, जिम नहीं जाना चाहिए, इसके बारे में बस इतना ही बात करेंगे। जिम नहीं जाना चाहिए, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं, इसके बारे में अधिक बात ही नहीं करना चाहिए। जिम के बारे में कि ऐसा होता है ऐसा होता है, बस जिम नहीं जाना चाहिए, बस इतना ही करना है। ठीक है, अगर जो जाते हैं तो जाइए, कहीं कुछ नहीं करें तो कुछ तो करिए, है ना, कोई अंतर नहीं है। अजित पाटिल। राकेश कुमार जी, क्या प्रश्न है? बैद जी नमस्कार। नमस्ते जी। मेरा प्रश्न है कि पिछले क्लासों में पढ़ाए थे कि कई रस को एक साथ लेने से भी दोष होता है शरीर में, आहार विरोध होता है। तो अभी क्लास में आज पढ़ाए कि षड रस जरूरी है, तो कई मिक्स फल जरूरी है क्या? आप भी ऐसा प्रश्न कर रहे हैं? ये तो सिंपल प्रश्न है जी। प्रतिदिन 6 रस खाना है, ठीक है, लेकिन अपना प्रकृति और विकृति को देखते हुए खाना है ना। आपके बात का रुखता बढ़ी है तो आप काली मिर्च क्यों अधिक खाएंगे? सिंपल खाइए ना, थोड़ा सा खाना ही है। लेकिन क्यों खाना है? क्योंकि फिर अग्नि नहीं रहेगी फिर आपके शरीर में। अगर कटु नहीं खाएंगे, चूँकि अग्नि महाभूत किस रस में है, तो कटु में। क्या आप बिल्कुल बुझा देना चाहते हैं अग्नि को? तो ऐसा भी नहीं करना है। तो इसलिए षड रसाभ्यास आयुर्वेद में तो यही कहा गया है। तो इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन ना आप रखिए, ना हमें करिए जी। ठीक है, कृष्ण कुमार जी, क्या प्रश्न है आपका? उससे संबंधी नहीं है बैद जी, मेरा था कि वो मिक्स फल लोग खा लेते हैं। हाँ। इस कारण से इसी प्रश्न का थोड़ा सा मिक्स नहीं, मिक्स फल नहीं खाएं, मिक्स फल फ्रूट ना खाएं, मिक्स दाल ना खाएं। मिक्स तो मैंने मना ही कर रहा है ना, मैंने क्या आयुर्वेद में तो मना ही किया गया ना, मिक्स ना खाएं। बहुत सारे दाल मिला करके, सब्जी मिला के, ये तो नहीं खाना है। अब क्या पूछना है इसमें? नहीं खाना है तो नहीं खाना है। ठीक है जी, ठीक। तो ठीक है जी। अब कोई और प्रश्न रह गया हो आप लोग के मन में तो आप हमें जो है व्हाट्सअप मैसेज करिए, है ना। और बाकी किसी का केस टेकिंग वगैरह करना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना जी। ठीक है, कि आपको हम टाइम, अगर आपको लगता है कि हमें टाइम नहीं दे पाए हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है, कल, क्योंकि मैं कल से थोड़ा फ्री रहूँगा। ठीक है, नमस्कार। नमस्ते जी, सैसन जी, नमस्ते। कैसे हो? ठीक है जी। बुरे का बुरा नतीजा होता है। ठीक है ना? चलिए जी, ठीक है। तो आप इसे इतने मत डरिए,
ठीक है। ठीक है जी। जायज में कहीं पर भी कमाना कोई बुराई बात नहीं होती, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अंधकार में आप किसी के साथ धोखा करोगे ना, तो आपको, आपके बच्चों को, या हो सकता है आपके सामने जल्दी रिजल्ट आ जाए, जैसे कि अभी आप बोल रहे थे। हाँ जी। ठीक है ना, तो कुछ घटना का मेरे को भी पता चल गया सारी का। हाँ जी। ठीक है, चलिए तो जी, आप मेरे साथ गलत करोगे तो किसी के भी साथ गलत होगा तो चलिए जी, ठीक है रिजल्ट जी, मिलेगा। धन्यवाद जी। अभी एक क्लास है तो क्लास की बात रखते हैं। तो योग गुरु जयदेव जी, आपका कुछ है ना प्रश्न है? हाँ जी, चलिए ठीक है। क्या है ना कि क्लास का टाइम हो गया जी, आप देख लीजिए टाइम हो गया है। अब कोई प्रश्न रहा है तो हमें व्हाट्सअप करिएगा जी, ठीक है। मैं शांति पाठ करता हूँ, अब मुझे व्हाट्सअप करिए, ठीक है जी। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभरात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद। ओम सम।